नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, शाम हो चुकी है, बाजार बंद हो चुका है और अगर आप सुबह आज 7:30 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़े थे तो आपको पता ही है कि बाजार में क्या होना था और वही हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार को अगर हमें पहले से समझना है, परखना है, तो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स जो इशारा करते हैं उनको हमें समझना आना चाहिए। और हमने बात कही थी कि भैया अगर क्रूड चढ़ा तो बाजार पर दबाव बनेगा और आज बिल्कुल वही हुआ है जिसका हमको अंदेशा था, जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था। दोस्तों, क्रूड ऑयल ऊपर गया और सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। तो चलिए आज की पूरी कहानी को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है, उनके पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। तो आज का अगर बाजार एक नजर में हम देखें तो सेंसेक्स दोस्तों 493 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है और 77,235 पर बंद हुआ, यानी कि 0.63% की गिरावट आई। और निफ्टी ने भी 133 अंकों की झटका खाया है और 24,155 पर बंद हुआ है, यानी कि 0.55% नीचे। और बैंक निफ्टी जो इस दबाव से नहीं बचा वो भी 235 अंक टूट गया और 57,262 पर बंद हुआ है, 0.41% नीचे। दोस्तों, तीनों ही मेजर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए और तीनों में गिरावट लगभग एक जैसी रही। यह दिखाता है कि आज की बिकवाली किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। दोस्तों, सोचिए कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में सुबह से ही एक हल्की सी बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा हो। ग्राहक दुकान तक आ तो रहे हैं लेकिन पूरी दुकान घूमने की बजाय बस जरूरत का सामान लेकर चले जा रहे हैं। और आज का बाजार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही था, ना बड़े पैटर्न्स की कहीं बिकवाली थी, ना कोई भगदड़, बस एक हल्की सी सुस्ती जो हर तरफ पूरे बाजार पे महसूस हो रही थी। दोस्तों, अब जिन दोस्तों का पोर्टफोलियो आज लाल निशान में होगा उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी तो सिर्फ 0.55% ही टूटा है, फिर मेरा पोर्टफोलियो इतना ज्यादा लाल क्यों है? तो इसका जवाब हम थोड़ी देर में समझेंगे। कहां से देखेंगे? एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाले हिस्से से हमें यह जवाब मिलेगा, क्योंकि वही इस सवाल का असली जवाब देता है, इसलिए हम वहां पर चलेंगे। दोस्तों, गिरावट की असली वजह क्या रही? तो गिरावट की जो असली वजह रही वो रही है क्रूड ऑयल। जी हाँ, ये सवाल सबसे बड़ा है लोगों के मन में कि भैया असली वजह क्या है। तो सुबह वाले दर्शकों को तो पता है कि गिरावट की असली वजह क्रूड ऑयल रही है, तो आखिर क्यों ये गिरावट हुई है? तो इसका दोस्तों सीधा कनेक्शन है जो हमारा WTI क्रूड, उसके दाम ऊपर चले गए, वो $0.74 बढ़ गया और यानी कि कितने पे बंद नहीं हुआ, अभी काम कर रहा था, यानी कि आधे घंटे पहले $85.24 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 0.88% की बढ़त दिखाई। ब्रेंट क्रूड $0.25 फिलहाल था, ये $91 पर बैरल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 0.28%, जबकि ये थोड़ा सा इससे और ऊपर भी सुबह गया था, लेकिन अभी ये $91.12 पर बैरल पर है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि क्रूड का हमारे बाजार से क्या लेना देना? तो इसका बहुत सीधा कनेक्शन है। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, और जब क्रूड महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है और ट्रांसपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर कंपनी की लागत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि क्रूड की चाल सीधा दलाल स्ट्रीट के मूड को तय करती है, और यही हमने आज सुबह आपको समझाया भी था और आप समझे भी थे। जो नहीं समझे वो कल सुबह फिर 7:30 बजे हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े। ग्लोबल क्यूज अगर हम देखें, यूएस ईरान की पीस डील का ताजा हाल देखें, तो ये देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी हम बात ना करें तो ये समझ लीजिए कि जो बड़ा ग्लोबल मुद्दा है जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा है, तो उसको हम कैसे भूल जाए। याद कीजिए दोस्तों, इस साल फरवरी के आखिर में यानी कि 28 फरवरी को यूएस और ईरान के बीच जंग शुरू हुई थी, और उसके बाद जून में दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ था जिसमें 60 दिन के अंदर एक बड़ी पीस डील करने की डेडलाइन रखी गई थी 14 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत। यानी मंडे को जो 60 दिन की डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी थी और अभी तक उसका कोई पूरा समझौता नहीं हो पाया, यानी कि आज 61वें दिन। उल्टे ताजा खबर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ओमान को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने में रुकावट डाली
तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको भी बम से उड़ा दिया जाएगा। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा था। और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसने ओमान के साथ शिपिंग रूट्स को लेकर अपना एक अलग समझौता कर लिया है। जी हां, और इसी बीच यूएस के एक सीनियर एनवाई ने इजराइल जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर ली है, जो दिखाता है कि डिप्लोमेसी के कई तार एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ भी फाइनल तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई है। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके शहर के दो बड़े थोक व्यापारी किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय करते हो और डेडलाइन निकलने के बाद भी बात टेबल पर ही अटकी रहे, और इस बीच जो रास्ता उनके माल को सप्लाई के लिए सबसे जरूरी है वही बंद होने का खतरा बना रहता है। और जब तक रास्ता पूरी तरह से खुलता नहीं है, बाजार में बेचैनी बनी रहती है। और यह रास्ता कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने क्रूड ऑयल को इसी रास्ते से भेजता है, और जब इस रास्ते पर खतरा मंडराता है तो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स घबरा कर क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत ऊपर चली जाती है। चाहे अभी सप्लाई में कोई असली कमी ना आई हो, असली रुकावट ना आई हो, लेकिन इसके बावजूद ये अनसर्टेनिटी का सीधा असर आज हम क्रूड ऑयल की कीमतों पर देख रहे हैं। और क्रूड की कीमत का असर दोस्तों आज हमारे बाजार पर भी पड़ा है, और यही है वह पूरी कॉज एंड इफेक्ट चेन जो सुबह के लाइव में हमने आपके साथ समझी थी, आपको समझाने का प्रयास किया था। बहुत सारे लोग सुबह भी कह रहे थे नहीं नहीं 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा भैया, ऐसे नहीं जाएगा। आपने अगर कॉल खरीद के रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार ऊपर चला जाएगा। बाजार हमारी आशा से, हमारी होप से, हमारे सोचने से नहीं चलता है। बाजार को चाहिए कारण, और उन कारण को अगर आप समझना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो बाजार को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि काफी हद तक आप बाजार पे कब्जा कर लिया है उसकी चाल पर। दोस्तों, एक और यहाँ पर दिलचस्प बात देखने वाली है कि यूएस में इस साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और यहाँ के राजनीतिक हलके में यह चर्चा के है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आ जाएं तो वोटर्स खुश हो जाएंगे। यानी सिर्फ जियोपॉलिटिकल ही नहीं बल्कि घरेलू राजनीति भी इस पूरे मुद्दे को और उलझा रही है, और इसी वजह से कभी डील होने की उम्मीद बनती है तो कभी बात बिगड़ती नजर आती है, और बाजार इस झूले में बार बार झूलता रहता है। और इसी वजह से ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कहते हैं ना, खास मेहमान घर आने वाला हो और घर के लोग तय ही नहीं कर पा रहे हो कि तैयारी कैसे होगी, मेहमान को क्या परोसा जाना है, मेहमान को कैसे स्वागत करना है मेहमान का, और इसी उधेड़ बुन में पता लगता है कि मेहमान आ गया और पार्टी खराब हो गई, या तुक्के से प्रॉपर कहते हैं ना पार्टी अच्छी भी चल गई। दोस्तों, ये हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा आपका कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियो के मैसेजेस आप तक मिलते रहें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्टर्स का हाल, किसने आज कमाया है, किसने आज गंवाया है, क्योंकि सेक्टर्स की हमारे लिए बात करनी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि जहां तस्वीर मिश्रित रही है, मिक्स्ड रही है, बल्कि यूं कहें कि एक तरफा रही है, मैं तो ऐसे कहूंगा, क्योंकि एक ऑटो सेक्टर में हल्की खरीदारी देखी गई है और यह सेक्टर मात्र 0.3% चढ़ा, और शायद इसकी वजह डोमेस्टिक डिमांड की मजबूती है, जो क्रूड के उतार चढ़ाव से सीधा उतना प्रभावित नहीं हुआ। फार्मा भी आज हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन बहुत ही हल्की बढ़त के साथ में, सिर्फ 0.08%, और इसको आप एक तरह से फ्लैट भी कह सकते हैं। यानी जब बाजार घबरा जाता है दोस्तों, तो लोग यहां थोड़ी सुरक्षा खोजते हैं। कहां खोजते हैं? फार्मा सेक्टर में, क्योंकि यह डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। और अब बात करते हैं जो गिरने वाले सेक्टर्स हैं, तो आईटी सेक्टर आज सबसे ज्यादा टूटने वाला रहा। 1.93% की गिरावट के साथ बंद हुआ। रियल्टी में भी 1.5% की लगभग कमजोरी दिखाई दी। पीएसयू बैंक भी लगभग 1% गिरा। एफएमसीजी 0.77% नीचे आ गया। मेटल 0.61% टूट गया, और प्राइवेट बैंक निफ्टी भी 0.23% की गिरावट के साथ में बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स भी 0.43% गिर गया, और स्मॉल कैप भी नहीं बचा। वो हालांकि लगभग फ्लैट रहा, लेकिन लाल निशान में ही बंद हुआ है। दोस्तों,
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, एक बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पर अलग मौसम हो, एक फ्लोर पर धूप है तो दूसरे पे बारिश हो रही है, और ऑटो और फार्मा वाले फ्लोर पर तो थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन बाकी चाहे आईटी वाला फ्लोर हो, चाहे बैंकिंग वाला फ्लोर हो, कोई सा भी हो, सब जगह मारो मार दिखाई दी। दोस्तों अब ये वाली एक बात समझिए कि आईटी सेक्टर में तूफान क्यों आया। तो आईटी सेक्टर की गिरावट का भी कनेक्शन वही ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। जब तक क्रूड और करेंसी में उतार चढ़ाव रहेगा, तब तक ग्लोबल कंपनीज अपना टेक्नोलॉजी बजट लेकर सोचती रहेंगी, और यही असर हमारी आईटी कंपनीज की कमाई की उम्मीद पर भी पड़ता रहेगा। और साथ के साथ आपको यह भी बता दें कि हमने बताया था सुबह की नैस्डैक गिरा है, और उसकी कमजोरी हमें अपने आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है, और वो कारण एक और ये भी रहा है, तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों आईटी कंपनीज की जो कमाई का बड़ा हिस्सा है वो डॉलर से आता है, और उनके क्लाइंट्स अमेरिका यूरोप में बैठे होते हैं, और जब वहां की इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ती है तो सबसे पहला असर टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग पर पड़ता है। और यही वजह है कि आज के टॉप 5 लूजर्स में ज्यादातर आईटी कंपनीज ही नजर आई हैं। तो निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि किन शेयर्स ने आज बाजार के गिरावट के बावजूद अपना सर शान से ऊंचा रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सिस बैंक जो 1.28% चढ़ा, और इसके बाद मैक्स हेल्थ केयर 1.07% की बढ़त के साथ में बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.92% ऊपर रहा। ग्रासिम 0.87% की इसने चाल दिखाई ऊपर की ओर, और पावर ग्रिड ने लिस्ट पूरी की टॉप 5 की, और 0.7% की बढ़त के साथ में बंद हुआ। इन सभी में एक बात कॉमन है, क्या कि इनका बिजनेस सीधे क्रूड ऑयल या फिर ग्लोबल ट्रेड से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह आज के तनाव से, आज की टेंशन से बचे रहे। अब निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स देख लीजिए, क्योंकि इनकी देखना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आज हमारे इन्वेस्टर्स को निराश किया। तो कौन कौन है निराश करने वाले? तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सबसे आगे रहा है ये गिरावट में, पूरा 2.24%, 2.25% लगभग ये गिर गया है, और एशियन पेंट 2.2% टूटा। और यहां भी दोस्तों कनेक्शन क्रूड से ही है, क्योंकि पेंट बनाने में क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल लगता है। इन्फोसिस 2.18% गिरा, विप्रो 2.11% नीचे आया, और एचसीएल टेक 2.04% टूट गया। यानी कि टॉप 5 लूजर्स में आईटी के 3 कंपनियां रही गिरावट में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो दोस्तों ये बाजार की आपको असली तस्वीर दिखाता है। जैसे हमने ऊपर ही बताया था कि असली तस्वीर हम एडवांस डिक्लाइन में देखेंगे, और ये दोस्तों ऐसा नंबर है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, लेकिन इसे मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बाजार की असली सेहत बताता है, और जो असली सेहत जानना चाहते हैं, उन्हें बाजार ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर जरूर अपनी नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज कुल 1558 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए, जबकि 1924 शेयर लाल निशान में रहे। 100 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जहां खुले थे वहीं बेचारे बंद हो गए। कोई पूछने नहीं आया कि तुम भैया बाजार में कर क्या रहे हो। यानी गिरने वाले शेयर्स बढ़ने वाले शेयर्स से काफी ज्यादा रहे, और इसका मतलब है कि गिरावट सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी, और खासकर छोटे और मिड साइज शेयर में। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि मार्केट में सिचुएशन ठीक चल रही है या सिचुएशन खराब चल रही है, तो अगर इंडेक्सेस से आपको भरोसा नहीं बन रहा है, तो चुपचाप आइए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख लीजिए। क्योंकि आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आपको आज की कहानी हमेशा मिलेगी। तो इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो मत चूकिए। और आज का दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी यही कह रहा है, और यही वजह है कि बहुत से इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो इंडेक्स से ज्यादा लाल दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें, तो आज गोल्ड 0.43% टूट गया, और सिल्वर में भी आज ज्यादा दबाव दिखाई दिया 1.2% गिरावट के साथ में। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर कायदे से तो आज उसको चढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा लगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर टूट गया। रीजन, जब भी ग्लोबल मार्केट में इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की सिचुएशन होती है, तो फिर गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी हमको तेजी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दोस्तों हम ये बात करें कि भाई कल का बाजार कैसा
रह सकता है। तो दोस्तों, जब भी बाजार किसी बड़े ग्लोबल मुद्दे से जुड़ा होता है तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है दो संभावनाओं से सोचना। कैसे? पहली संभावना, अगर रात को या कल सुबह तक यूएस ईरान के बीच कोई पॉजिटिव खबर आती है, ओमान के रास्ते को लेकर कोई समझौता तय होता है, तो क्रूड ऑयल में राहत आ सकती और बाजार भी इस राहत को खुले दिल से दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर सकता है। और ऐसी स्थिति में आईटी और ऑटो जैसे सेक्टर्स में सबसे पहले और सबसे तेज रिकवरी आपको दिखाई देने को मिलेगी। दूसरी संभावना, अगर तनाव और बढ़ता है तो ओमान को लेकर धमकी जो हमारे ट्रंप साहब ने दी है वो असली कार्रवाई में बदलती है, तो भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और नया बड़ा कोई झटका आ जाता है इसके साथ साथ में, तो क्रूड और ऊपर जा सकता है, फिर हो सकता है 95 और हो सकता है $100 को भी पार कर जाए और बाजार पर हमारे दबाव बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और एफएमसीजी में थोड़ी सुरक्षा बना के रखनी चाहिए, यानी कि वहां पे थोड़ा सा निवेश अपना रखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और दूसरा आपको सेक्टोरल रोटेशन की समझ होनी चाहिए। नहीं है तो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको वो समझ प्रदान करने का प्रयास करते रहेंगे। ये लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये समझ कोई इंजेक्शन वाली नहीं है कि इंजेक्शन लगाया और आ गई। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे पैटर्न आप समझेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप पैटर्न समझेंगे वैसे वैसे आप मार्केट समझते जाएंगे। आपको पता है कि गाड़ी चलाने के लिए आपको स्टीयरिंग घुमाना होता है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ, राइट जाना है तो राइट के लिए, गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक दबानी होती है, गाड़ी में गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना होता है, गाड़ी को भगाना है तो एक्सीलरेटर दबाना। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको पता है, लेकिन उसके मास्टर आप तब बनते हैं जब गाड़ी को आप 6 महीने, साल भर, 2 साल चला लेते हैं, तब जाके कहीं आप मास्टर बनने का बन पाते हैं और जब लगातार चलाते हैं। तो उसी तरह से शेयर मार्केट को पढ़ना सीखना होगा और धीरे धीरे समझेंगे, तभी आप शेयर मार्केट को एक ही झटके में, एक ही नजर में समझ पाएंगे कि भाई बाजार किधर जाने वाला है, अब मैं समझ चुका हूं। दोस्तों, जैसा मैंने दोनों संभावनाएं बताई, तो इन दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कल की स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। किसी एक तरफ पूरी तरह से झुकना अभी जल्दबाजी होगी। तो कल बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, और उससे भी बड़ी बात है कि कल का हमारा सपोर्ट लेवल और हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, तो उसके लिए हमारे साथ सुबह 7:30 बजे जुड़े। तो हम 7:30 बजे तक हमारे पास भी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो उस वक्त अगर हम बाजार का विश्लेषण करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा सही होगा। रीजन है क्योंकि जब गिफ्ट निफ्टी आज रात में बंद होगा, प्लस यूएस के मार्केट आज रात में बंद होंगे, और सुबह जब एशियन मार्केट्स खुलेंगे और गिफ्ट निफ्टी खुलेगा और साथ के साथ यूएस और ईरान की अभी अगर कोई खबर आने वाली होगी, तो वो भी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर, क्लीन स्लेट के सामने होगी, सारी तस्वीर छपी होगी, और तब अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे तो मैं समझता हूं बाजार को हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और वही हमारे लिए बेहतर होगा। तो सुबह 7:30 बजे अवश्य जुड़े। दोस्तों, आज का दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सबक देता है। क्या? कि बाजार सिर्फ कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स से नहीं चलता, बल्कि दुनिया के किसी कोने में हो रही बातचीत, किसी डेडलाइन का निकलना या फिर किसी समझौते का अटक जाना भी सीधे आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल सकता है। तो इसलिए हमेशा, कई बार हमारे दर्शक कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने बाजार से मतलब है। भैया, हमारा बाजार दुनिया से ही चलता है। आप बेशक अपने घर से मतलब रखते हैं, लेकिन हमारे बाजार में जो कंपनियां हैं वो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऑर्डर्स बाहर से आते हैं, उनका माल बाहर जाता है या बाहर से वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वो बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज बाहर से जुड़ी होती हैं, विदेशों से जुड़ी होती हैं, अलग अलग देशों से जुड़ी होती हैं, और उसका इम्पैक्ट जब उनकी कंपनी पे पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो शेयर मार्केट पर भी पड़ता है। दोस्तों, ये था आज का हमारा लेखा जोखा। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। हाँ, एक और बात, जो दर्शक कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उनके लिए एक सूचना है कि वो हमारे शॉर्ट्स में जाएं और आज के जो छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं वहां वो देख लिया करें। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा इसके बाद ही आ पाते हैं, तो लेकिन आपको शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर रील वो मिल जाएंगी संजीवनी टीवी पर, तो वहां जाकर आप शॉर्ट में क्रिस्प, उसमें जो खबर आप चाहते हैं वो वहां पर मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।